बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जी मेरे बच्चों, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली बरसात ने जो है वो मतलब पूरा सीन का जो है वो सत्यानाश कर दिया। लेकिन खैर, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस के बाद ही आज फिर लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, और मैंने वैसे भी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करना था। इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे बीच में, नहीं। आपका साथ नहीं छोड़ना, और आपने जो है वो मेरा साथ नहीं छोड़ना। चले, आज जो हम डिस्कशन करेंगे, हमारी डिस्कशन जो होगी वो होगी इन 3 टॉपिक्स पर, जो अभी आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लूं कि हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। हमने जो है वो कूलम्स लॉ को किसी मीडियम में भी पढ़ा था। वो काइंडली आप वीडियो आपने देखी होगी, और अगर किसी ने नहीं देखी तो वो काइंडली गौर से देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा वो भी उसी के साथ ही रिलेटेड होगा, उससे आगे नहीं है। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और अच्छा, ये कहने को 3 टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बड़ा डिस्कशन है। इसमें हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम मुख्तलिफ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गासेस का। ठीक है मेरे बच्चों। तो एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ, वैसे गासेस लॉ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशंस है ना, वो दर हकीकत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काउंट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस को हम लाजमी पढ़ेंगे। चलें, ज्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने पहले ही टॉपिक पर। और जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ ही मूव करेंगे। अच्छा, मेरे बच्चों, सबसे पहले जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ही मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं लिख रहा। आप समझ जाना कि हम लाइंस ऑफ फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था। अब ये जो थ्योरी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको देखने के बहुत सारे नजरिए थे। कहीं पर जो है वो डॉट रिप्रेजेंटेशन बताई गई थी, कहीं पर सर्किल रिप्रेजेंटेशन बताई गई थी, कहीं पर लाइंस की रिप्रेजेंटेशन बताई थी। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी थी, वो दर हकीकत माइकल फेराडे का व्यू था, ठीक है। तो माइकल फेराडे का व्यू था, जिसको हम यूज करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए। तो ये माइकल फेराडे का व्यू था। उसमें दर हकीकत एक थ्योरी दी फेराडे के व्यू के हिसाब से, और उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, उस थ्योरी को हम कहते हैं फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, उस थ्योरी को हम कहते हैं फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब फील्ड थ्योरी क्या कहती है? फील्ड थ्योरी कहती है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, तो उस चार्ज के अराउंड आपने कोई ना कोई फील्ड बनानी पड़ेगी, लेकिन वो आपने फील्ड बनानी पड़ेगी लाइंस की सूरत में, ठीक है। अब लाइंस की सूरत में उसने हमें कैसे कॉन्सेप्ट दिया? उसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उसने ये कहा कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बनेगी? जाहिर सी बात है, किसी चार्ज की बनेगी। तो वो चार्ज जो पाथ फॉलो करे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे हम क्या कहते हैं? दर हकीकत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल, या चार्ज पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ फॉलो करती है, उस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। व्हाट वी कॉल दिस वन इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रिमेंबर दिस वन। जब हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये कौन सी होंगी? इमेजिनरी लाइंस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी हमारे पास क्या होंगी? वो इमेजिनरी लाइंस होती है, आल्ड इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। अब इन इमेजिनरी लाइंस को हम ड्रॉ कैसे करेंगे? उसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया। देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के करीब अगर मैं कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी? रिपेल करेगी।
इस रिपल्शन की वजह से हमें इसका एरो किसकी तरफ निकालना पड़ेगा, बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसकी फील्ड कहां पर बनेगी, आउटवर्ड बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी। अगर इसी तरीके के साथ हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और कन्वेंशनली हमने यहाँ पर क्या रख ली, हमने एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज रख ली। अब ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ आएगी तो इसका क्या मतलब है कि इसकी फील्ड अंदर की तरफ बनने वाली है। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई चार्ज कहाँ मूव कर रही है। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज। तो ये तो चार्ज बाहर की तरफ जा रही है, मतलब फील्ड बाहर की तरफ बनेगी। और ये चार्ज अभी अंदर की तरफ आएगी, इसका क्या मतलब है कि फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रख लीजिएगा। और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगी तो उस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो वो बनेगी हमारे पास बाहर की तरफ बनेगी, रेडियली आउटवर्ड। आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, रेडियली आउटवर्ड। इसी तरीके के साथ अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज में वो चार्ज अंदर की तरफ आ रही थी, तो आप क्या कहेंगे कि नेगेटिव की फील्ड क्या बनेगी, नेगेटिव की फील्ड बनेगी रेडियली इनवर्ड। तो काइंडली रिमेंबर दिस वन के पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड बनेगी और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहां पर बनेगी, रेडियली इनवर्ड बनेगी। चलिए अब हम कुछ चार्जेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हम मूव करेंगे। लेट सपोज हमें कहा गया कि आपके पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो अगर मैं लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस बना देता हूँ, ये पॉजिटिव से निकलेंगी, ये नेगेटिव की तरफ जाएगी। इसी तरीके के साथ जब हम जो है वो थोड़ा सा दूर जाएंगे, इस चार्जेस से थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि वो लाइंस क्या होंगी, वो कर्व हो जाएंगी, वो लाइंस क्या होंगी, कर्व होंगी। और याद रखिएगा ये जो कर्व शेप होती है ना, ये किसको शो करती है, ये नॉन यूनिफॉर्म को शो करती है। ये किसको शो करती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। तो जब भी आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहचानना हो तो आप क्या देखेंगे कि वो कर्व होगी, ठीक है। और इसी तरीके के साथ किसी एक एक्सटेंड पर वो क्या हो जाएंगी, वो जीरो के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि वो वहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगी, ऐसे समझ लें। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होती है तरह की कत, ऐसे ऐसे। और उसके बाद एक लाइन ऐसे बननी चाहिए, एक लाइन ऐसे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म पहचानने की शेप मैंने आपको बता दी कि जब लाइंस क्या हो जाए, कर्व हो जाए। अच्छा एक बात ये, फिर हमें कहा गया कि अगर आपके पास सेम चार्जेस हो तब क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। तो सेम चार्जेस भी हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी, चले मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से एक लाइन बाहर की तरफ निकलेगी, इस पॉजिटिव चार्ज से एक लाइन बाहर की तरफ निकलेगी। इसी तरीके के साथ फिर इसके साइडों से भी एक चार्ज, इस एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी और एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। नहीं, सीधे नहीं जा सकते, सीधे नहीं जा सकते। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये आगे मैं आपको प्रॉपर्टीज में समझा देता हूँ। तो ये इस साइड चली जाएगी, ये इस साइड चली जाएगी। इसी तरीके के साथ इसके साइड से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे। तो ये आपकी एक की शेप बन जाएगी इस फॉर्मेशन के हिसाब से। तो अगर हमारे पास एक जैसी चार्जेस होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसके बदले में क्या होने वाला है, उसके बदले में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड बनेगी वो इस शेप में बनेगी। अब यहाँ पर इसकी अगर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, अगर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है दोनों चार्जेस की, तो इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर क्या होने वाला है, इसके सेंटर पर देखिए आपको कोई भी एक फील्ड लाइन नजर नहीं आएगी। तो बदले में क्या होगा, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो क्यों होगी, कि कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। अगर लाइन ऑफ फोर्स होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर लाइन ऑफ फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
तो इसके सेंटर पर अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो दोनों की सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और जो खुद पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है तो उसका डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो याद रखिएगा इसके सेंटर पर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का क्या मतलब है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट का मतलब सेम, यानी कि इस पॉजिटिव का पोटेंशियल और इस पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या है, सेम ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है जब आपके पास दो एक जैसी चार्जेस हो। इज इट क्लियर? अच्छा, ये नेवर इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं भी आपको बता रहा हूँ। चलें, अब इसकी दो और पॉइंट्स बचती हैं तो उनको हम यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये इसकी दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये जो मैंने बताया। अच्छा, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हों, ठीक है, अगर आपने प्लेट्स फॉर्म करनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, मेरे पास दो प्लेट्स हैं और वो जो दो प्लेट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो दोनों प्लेट्स हमारे पास अपोजिट हैं। दोनों प्लेट्स हमारे पास क्या, अपोजिट चार्जेस की हैं। यानी कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से निकलेंगी और कहां की तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ये पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से जाएंगी नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की जाएंगी नेगेटिव की तरफ। अब जब हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अच्छा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब बनेगी, जब आपके पास जो लाइंस हो वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इक्वी डिस्टेंस। लाइंस क्या होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस कह लें या इक्वी स्पेस्ड कह लें, यानी कि लाइन जो है वो इक्वी स्पेस होनी चाहिए। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन इक्वली स्पेस्ड है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इनके बीच वाले पार्ट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको यूनिफॉर्म मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, इनके सेंटर पर। लेकिन इसके एजेस पर क्या होता है, चार्ज कुछ लीक हो जाती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी कर्व्ड लाइंस मिल जाती है। इसके एजेस पर आपको क्या मिल जाती है, कर्व्ड लाइंस मिल जाती है। तो अगर हम एजेस की बात करें तो आप एजेस के बारे में क्या कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म बनेगी। याद रखिएगा इसके एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, नॉन यूनिफॉर्म बनती है ड्यू टू लीक ऑफ चार्ज। थोड़ी सी चार्ज लीक हो जाती है तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बन जाती है। इसका एक केस ये, तो ये थर्ड बन रहा। उसके बाद इसका फोर्थ वन केस हमें समझाया गया कि आपके पास अगेन एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, कोई भी हम प्लेट कंसीडर कर लेते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, और आपके पास एक छोटी सी चार्ज है, ठीक है, उसको हम जो है वो एज ए नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास एज नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइंस अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी कर्व हो जाएंगी ऐसे, इस फॉर्मेशन में। ये भी इसका फोर्थ वन केस है और ये फाइनल वन केस है। तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी ऐसे कर्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी दर हकीकत किसको शो करेगा, ये भी शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। व्हाट इट एक्सप्लेन्स, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कब जाके बने, यहीं पर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको ऊपर मतलब बता दिया, वो क्या कि जब भाई लाइन जो है वो इक्वली स्पेस्ड हो जाए या इक्वल डिस्टेंस पर हो, तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे मैं यहाँ पर अगर बनाना चाहूँ तो मेरे पास एक लाइन ये है, ठीक है, और मेरे पास एक लाइन ये है, इसी तरीके के साथ मेरे पास एक लाइन ये है। तो इन इन तीन लाइंस की जो फील्ड बनेगी उसे मैं क्या कह सकता हूँ, उसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकता हूँ। व्हाट वी कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर वो लाइंस क्लोजली स्पेस्ड है, अगर वो लाइंस क्या है हमारे पास, क्लोजली स्पेस्ड है। कैसे क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि एक दूसरे के बहुत करीब है ऐसे, और तीसरी लाइन आपके पास ऐसे है कुछ, फिर चौथी लाइन हम इसके और करीब बना देते हैं। तो जब आपको ये लाइंस बिल्कुल क्लोजली पैक्ड मिल जाएंगे, मतलब क्लोजली जो है वो स्पेस्ड हो जाएं, तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर यही लाइंस ऑफ फोर्सेज एक दूसरे से दूर हो जाए, यही लाइंस ऑफ फोर्सेज एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए, यानी ऐसे, अगर यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एक दूसरे से दूर हो जाएंगी तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास क्या है, वो वीक है हमारे पास। तो ये यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म कब बनेगी,
स्ट्रॉन्ग कब बनेगी और वीक कब बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बता दिया, जब कर्व्ड लाइंस हो जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मुतालिक क्या करनी है, जहन में रखनी है। चले इसकी मजीद प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि वो नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो चले मेरी बात सुनिए, अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा, अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। एक पॉइंट पर दोनों फील्ड लाइंस आपस में क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। एक ही पॉइंट पर दोनों फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट के ऊपर। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास फर्स्ट लाइन के हिसाब से अगर इसका डायरेक्शन चाहिए, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो फील्ड लाइन का ऐसे डायरेक्शन बनेगा। अगर दूसरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो उसका डायरेक्शन मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा इसकी, क्योंकि जो लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है, हमें तो डायरेक्शन उसी उसी पार्ट में बनाना है। तो अगर पहले के हिसाब से देखें तो ये डायरेक्शन है, अगर दूसरे के हिसाब से देखें तो ये डायरेक्शन। तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, याद रखिएगा, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पहले डिस्कस कर ली, तो वो मैंने आपको यहीं पर बता दी, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को। वो हमारे पास ये कहा गया है कि आपके पास कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, मेरे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो वो कैसे निकलेंगी, वो परपेंडिकुलर निकलेंगी, परपेंडिकुलर ऑन द चार्ज्ड बॉडी, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगी, 90 की एंगल बनेगी, ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, साइड से भी निकल सकती है लेकिन परपेंडिकुलर बनेगी। तो जो चार्ज के अंदर जाएंगी फील्ड लाइन या चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगी फील्ड लाइंस, वो कैसे निकलने वाली है, वो परपेंडिकुलर निकलने वाली है। तो यहाँ पर मैं उस प्रॉपर्टी को लिख लेता हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी कहती है परपेंडिकुलर ऑन चार्ज बॉडी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपके पास क्या बनेगी, वो बननी चाहिए परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किसके बनेगी, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, परपेंडिकुलर टू चार्ज्ड बॉडी। वो चार्ज्ड बॉडी के क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, परपेंडिकुलर टू दी चार्ज्ड बॉडी। अच्छा, तो वो चार्ज्ड बॉडी की यहाँ पर क्या बन गई, परपेंडिकुलर बन गई, एक ये प्रॉपर्टीज इसकी। उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और वो जो हम टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, वो किसको शो करेगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो साइड से हमारे पास ऐसे एक फील्ड लाइन है। मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो टेंजेंट होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ड्रॉ होगी और ये क्या शो करेगी, डायरेक्शन शो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जहन में रखनी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में एक जोन आ जाता है जिसको हम फ्री जोन कहते हैं, जिसको हम न्यूट्रल जोन कहते हैं, जिसको हम जीरो फील्ड लोकेशन भी कह देते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो हो सकता है कि उसके मुतालिक कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जीरो फील्ड लोकेशन। अब पहले मैंने आपको जीरो फील्ड लोकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस थी तो उनके सेंटर पर क्या बन रहा था, हमारे पास जीरो फील्ड का कॉन्सेप्ट बन रहा था। तो जीरो फील्ड लोकेशन को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो जीरो फील्ड लोकेशन मुख्तलिफ केसेस में हम देखते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर आपके पास एक जैसी चार्जेस हैं, सबसे पहला सवाल ये है, ठीक है, अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं, एक जैसी चार्जेस हैं, तो एक जैसी चार्जेस के दो कॉन्सेप्ट हैं। कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो चार्जेस हों उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो याद रखिएगा इनकी जो जीरो फील्ड लोकेशन बनेगी वो कहां पर बनेगी, एट द मिड पॉइंट। कहां पर बनने वाली है, एट द मिड पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पहले बताया था मैंने आपको, वो जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है उसके सेंटर पर बन रही, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था। अच्छा,
फिर लाइक चार्जेस में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो अगर लाइक चार्जेस में आपके पास क्या हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड में क्या बनेगा, देखिए मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक बड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास एक छोटी सी पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, क्योंकि हम लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, तो मैंने दोनों पॉजिटिव दिए। अब ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है, तो बनेगा इन दोनों के बीच में ही, जो जीरो फील्ड लोकेशन बनेगी वो इन दोनों के बीच में ही बनेगी। लेकिन कहां पर बनेगी, अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर चार्ज। ये जो बड़ी सी चार्ज है ना, इससे दूर बनेगी, यानी कि ये छोटी चार्ज के करीब बनेगी। ये कहां पर बनेगी, छोटी, क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, हम इस केस में जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि भाई बनेगा इनके बीच में ही, याद रखिएगा इनके बीच में ही बनेगा, लेकिन अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर चार्ज। वो स्ट्रॉन्गर चार्ज से क्या बनेगा, दूर बनेगा। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट इसका आपने याद करना है, अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्गर चार्ज, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो वो उसको ऐसे समझ लें कि धक्का देके जो है ना वो आगे की तरफ चली जाएगी, स्ट्रॉन्गर चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद करना है इन चीजों के। इज इट क्लियर? अच्छा, चलें अब हम बात करते हैं अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड की, इक्वल चार्जेस की। अगर हमारे पास लाइक चार्जेस, अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस होंगी, तो अनलाइक चार्जेस में भी दो ही कॉन्सेप्ट होंगे हमारे पास। एक हमारे पास होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का, और एक हमारे पास होगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अगर हम इक्वल मैग्नीट्यूड की बात करें, इक्वल मैग्नीट्यूड की यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँ आपको इक्वल मैग्नीट्यूड। भाई देखें, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो है ना वो पॉजिटिव से निकलेंगी तो नेगेटिव की तरफ ही जाएंगी, है ना। तो जो हमने पीछे बयान किया था, यहाँ पर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं, ये वाला देख लें, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो जितनी पॉजिटिव से निकली थी नेगेटिव की तरफ निकली थी, लेकिन बाहर से भी एक बाहर की तरफ निकली थी, ये वाली देख लें। तो ये कहां पर जाएंगी, ये जाएंगी इन्फिनिटी पर। ये कहां पर जाएंगी, एट इन्फिनिटी। याद रखिएगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो अनलाइक चार्जेस में, तो जो जीरो फील्ड लोकेशन बनेगी वो कहां पर बनेगी, वो बनेगी एट इन्फिनिटी। चाहे पॉजिटिव की तरफ हो चाहे नेगेटिव की तरफ हो, लेकिन बनेगी क्या, इन्फिनिटी की तरफ बनेगी। इसी तरीके के साथ इसके इसके हिसाब से एक और कॉन्सेप्ट आता है विथ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन में अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड में, तो अब वो उनके बीच में नहीं बनने वाली, है ना। पहले हमने क्या कहा था, अनइक्वल मैग्नीट्यूड लाइक चार्जेस में बिटवीन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन बिटवीन, लेकिन यहाँ पर अब इन बिटवीन नहीं बनने वाली। तो अब भी पॉजिटिव चार्ज से दूरी बनने वाली है, अब भी पॉजिटिव चार्ज से दूरी बनने, लेकिन बिटवीन नहीं बनने वाली। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है बड़ी सी चार्ज और ये नेगेटिव छोटी सी चार्ज, तो इस साइड बनेगी, क्या बनेगी, इस साइड बनेगी, लेकिन नॉट इन बिटवीन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नॉट इन बिटवीन, ये इनके बीच में नहीं बनेगी। तो ये चार एमसीक्यूज ही समझ लें, ये आपको जहन में रखने अबाउट जीरो फील्ड लोकेशन। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने जीरो फील्ड लोकेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। मैंने आपको जो है ना प्रीवियसली समझाया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देके जाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। फिर अगर हम किसी एक पॉइंट चार्ज की हम बात करते हैं, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेजर करना होता है, या उसको हमें कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, जल्दी से बता दें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करेक्ट वन, फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। कह सकते हैं कि भाई किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो है ना वो फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉरी, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाला है जो टॉपिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर है जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है चार्ज किस पर, क्यू नॉट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये है यहाँ पर, ओके। अब इसका इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा जो ना विजुअलाइजेशन दूं, तो मैं ऐसे कहूंगा कि मेरे पास एक यूनिट, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में कोई ना कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देते हैं। अब जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू नॉट को लेके आएंगे, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू नॉट को लेके आएंगे, तो क्यू नॉट पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर अंदर की तरफ धकेलेगा या बाहर की तरफ, वो डिपेंड करेगा उसकी साइन पर। लेकिन इस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगेगा, तो वो एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट को हम क्या कह रहे हैं, इस फील्ड की इंटेंसिटी कह रहे हैं।
लेकिन ये किसकी फील्ड है? ये फील्ड है उस पॉजिटिव की, क्यू नॉट की नहीं। क्यू नॉट ऑलरेडी स्मॉल होती है और हमें स्मॉल लेनी होती है। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट की फील्ड जो है ना वो प्लस पॉजिटिव की फील्ड को इंटरेक्ट ना कर सके, बिल्कुल छोटी सी चार्ज में लेनी है। इसका एक फार्मूला ये बनता है, इसका एक दूसरा फार्मूला भी बनता है, और दूसरा फार्मूला बनता है इस पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से, ये जो हमने बीच में पॉजिटिव चार्ज रखी। और वो जो फार्मूला हमें बताता है, वो फार्मूला हमें क्या बताता है? वो फार्मूला हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सोर्स चार्ज थी, वो किसके बराबर है? वो बराबर है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके हिसाब से देखें कि अगर Q की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। अगर Q की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? इनवर्स रिलेशन बनेगा। यानी कि वही फोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में अगर हम ग्राफ विजुअलाइज करवाना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में? आर के बीच में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमें ग्राफ इसका कुछ कर्व मिलेगा। ठीक है। लेकिन अक्सर करके एमसीक्यूज आ चुका है पास्ट पेपर्स के साथ रिलेटेड भी, और वो ये आया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच में अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच में, तो वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो ग्राफ क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है। अगर आर के हिसाब से पूछा जाए तो कर्व, अगर आर 1/r² के साथ पूछा जाए तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट ग्राफ मिलने वाला है। हाँ, आर स्क्वायर के हिसाब से भी आपको कर्व ही मिलने वाला है, लेकिन वो कर्व थोड़ा कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, ये अलग केस है, लेकिन 1/r² के हिसाब से आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के दरमियान में अगर आपको ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ आपको क्या मिलेगा? रिमेंबर दिस वन, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। इन ग्राफ्स को आपने क्या करना पड़ेगा? जहन में रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए, के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो ई बराबर होगा किसके? 1/4πε0। ठीक है। तो क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, एक एक ये है फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? फ्री स्पेस में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्री स्पेस या वैक्यूम आप जिसे कहते हैं। तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। लेकिन अगर हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में पढ़ें, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हमें ई प्राइम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, और उसमें हमें क्या मिलेगी? उसमें मिलेगी 1/4πε0 और एप्सिलॉन आर। तो इसको हम कहेंगे क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये हमें किस में मिलेगी? किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में मिलने वाली है। किस में मिलने वाली है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। चलें, इसको थोड़ा सा मजीद में एक्सप्लेन कर लेता हूं। अब देखिएगा क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक फंडामेंटल टर्म यूज हो रहा है। देखिए ये वाला कौन सा? Q/r²। यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, Q/r², Q/r² यहाँ पर भी मौजूद है। 1/4πε0 एंड 1/4πε0 यहाँ पर भी मौजूद है। यानी इस पूरे टर्म की जगह पर मैं E लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा E प्राइम इज इक्वल टू E, इस पूरे के टर्म में, जिसको मैंने रेड से जो है ना वो डॉट जो है ना अंडर समझा दिया है आपको। लेकिन एप्सिलॉन आर रह रहा है, तो मैं एप्सिलॉन आर को इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। ये है फंडामेंटल टर्म इसका। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो क्या होगी? वो कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, जैसे फोर्स का कॉन्सेप्ट था। यानी कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, अगर हम क्या रखेंगे? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, तो हमें क्या आंसर आएगा? हमें ये आंसर आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, वो कम होगी बिनिस्बत इन फ्री स्पेस। क्योंकि फ्री स्पेस में कोई मीडियम नहीं है ना, तो कोई इंटरेक्शन वाली चीज नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इन केसेस के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये है थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पीछे समझ आ गया? हाँ, आपको ये फंडामेंटल जो है ना वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने, थ्योरी आ सकती है इनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेटेड, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। काइंडली अगर कहीं पर भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं ना। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो है ना वो थर्ड चैप्टर में फर्स्ट ईयर के। वो ग्रेडियंट क्या होता है? वो स्लोप ही होता है। ग्रेडियंट का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? ग्रेडियंट का पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि स्लोप। ठीक है।
स्लोप क्या है वो आप ग्राफ में पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हम ग्राफ ही डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट का एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है, जब आप उस क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे, जब आप उस क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे, और ये जो है ना वो लीनियर मोशन का डिस्टेंस है, यानी एंगुलर मोशन का डिस्टेंस नहीं है, तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होगी नेगेटिव, किसका नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। तो ये चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, तो ये है दर हकीकत बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल्टा वी अपॉन डी का मतलब ये है। अच्छा देखिए, अगर v और d के बीच में अगर हम स्लोप डिटरमाइन करना चाहें तो वो e को शो करेगा। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर यहाँ पर स्लोप का बता दिया। वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको क्या मिलेगी, वो आपको स्लोप मिलेगी, किसके बीच में स्लोप मिलेगी, स्लोप ऑफ वी डी ग्राफ, यानी पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो किसको शो करेगा, तो वो उसका स्लोप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसको शो करेगा, ये नेगेटिव इस क्वांटिटी को शो करेगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल बनेगी, क्या बनेगी, अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल बनेगी। अब कैसे डिक्रीजिंग पोटेंशियल बनेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लेट सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना दो मेरे पास फील्ड लाइंस हैं, तो चले मैं यहाँ पर बना देता हूँ फील्ड लाइंस, ठीक है, तो मेरे पास ये फील्ड लाइंस बना देता हूँ मैं, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। ये फील्ड लाइन है, मेरे पास ये भी एक फील्ड लाइन है, मेरे पास एक ये भी फील्ड लाइन। अच्छा फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ऊपर कौन सी चार्ज होगी, करेक्ट वन पॉजिटिव, और नीचे कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव, करेक्ट वन। अब हमने क्या किया, अब हम इन दोनों के बीच में एक चार्ज को रख रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास वो चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फील्ड वर्क करेगी वो कहां पर करेगी, नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करें, हम अपना फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स, हम अपना फोर्स अप्लाई करें और इसको कहां की तरफ धकेलें, ऊपर की तरफ धकेलें, तो देखिए हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन चार्ज थ्रू द फील्ड वो कहां पर वर्क करेगी, नीचे की तरफ वर्क करेगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम नेगेटिव पुट कर देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, लेकिन हम जो उसमें पोटेंशियल स्टोर करवाना चाहेंगे वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनेगी जो दर हकीकत ग्राफ्स की शक्ल में आती है। अब ग्राफ की शक्ल में कैसे आती है, तो मैं उस पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा इससे एक एमसीक्यू तो इसके इक्वेशन की बुनियाद पर भी आ सकता है, वो इक्वेशन की बुनियाद पर एमसीक्यूज क्या आ सकता है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करवाना चाहूँ। देखिए इक्वेशन की बुनियाद पर ऐसे आ सकता है, आपको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दे, आपको डिस्टेंस दे, और अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, लेट सपोज अगर आपको कहे कि आपके पास जो है ना वो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अब इन दो प्लेट्स पर कोई ना कोई एक पोटेंशियल है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया लेट सपोज 100 वोल्ट का। इसी तरीके के साथ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी आपको गिवन है, और वो डिस्टेंस लेट सपोज हमारे पास 5 मिलीमीटर है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने डिटरमाइन करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। डेल्टा वी कितना है, 100 वोल्ट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 5 मिलीमीटर, और मिली का क्या मतलब है, 10⁻³ मीटर। अब आपने 100 को 5 के साथ डिवाइड कर देना है, तो जब हम 100 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे वी गॉट 20, और ये 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻+3 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा यूनिट ये है वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा। फिर 20 को जब 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 20, और ये हो जाएगा 1000 वोल्ट पर मीटर लिख लें या न्यूटन पर कूलम लिख लें, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। तो ऐसे वो एमसीक्यूज कर सकता है, एक ये तरीका है करने का।
दूसरा इसका एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि भाई आपको जो है कहेगा कि आपके पास कोई भी एक चार्ज है, जैसे मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड लाइन निकली बाहर की तरफ, तो यहाँ पर 2 पॉइंट वो दे देगा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो वी ए है, और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो वी बी है, और दोनों सर्टेन डिस्टेंस पर हैं, और वो डिस्टेंस कितना है, वो डी है। सवाल पूछा गया कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो वो आप यहाँ इस फार्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, याद रखिएगा। हो सकता है कि वो 2 प्लेट्स भी दे सकता है, ये जो मैंने तरीका बताया, या हो सकता है कि वो कोई एक चार्ज देगा, और चार्ज के जो है वो आगे 2 पॉइंट्स दे सकता है, तो वो इसी तरीके के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करवा सकता है। ठीक है, अब चले हम ग्राफ की तरफ। ये समझ आ गया, तो ये 2 तरीके हैं एमसीक्यूज करने के। चले आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। इनके ग्राफ बड़े सिंपल से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ पर क्या बनेगा, तो आप क्या कहेंगे? पोटेंशियल और डिस्टेंस का अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं तो क्या ग्राफ बनेगा? इनवर्स, हाँ ठीक है, तो कर्व बनेगा। चले मैं यहाँ पर कर्व बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे इस कर्व पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि मुझे किसी भी एक पॉइंट पर जो है वो स्लोप चाहिए, तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर इस टेंजेंट लाइन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, इसके स्लोप की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देना ऐसे, इस तरीके के साथ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टेंजेंट में से ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ आ गया? वो कर्व था, कर्व पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, तो वहां से एक ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो किसको शो कर रहा है, डेल्टा वी, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो किसको शो कर रहा है, डेल्टा डी। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग है। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो दरहकीकत ग्रेडियंट ही होता है, तो स्लोप और ग्रेडियंट में कोई फर्क नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट ही हम कहेंगे, तो स्लोप चाहिए ग्रेडियंट। और जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है, वो मैंने बताया था, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी चीज है, डेल्टा वी, और जो बेस है वो कौन सी चीज है, वो है डेल्टा डी। अब डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, लेकिन वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए अभी ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर दी है ना टेंजेंट वाली, ये मैं इसको ब्लैक से शो कर देता हूँ, ये वाली। अब आपने क्या करना है, अब आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल मेजर करनी है, ये वर्टिकल लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये रही वो क्वांटिटी। तो ये एंगल 90 से क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। जब ग्रेटर देन 90 होती है तो मैंने बताया था स्लोप नेगेटिव हो जाता है, तो इसका स्लोप आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। तो वही बात हुई ना कि भाई नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव है वो किसको शो करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगी, क्योंकि कर्व है, ये क्या है, कर्व है, यानी डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। और कैसे चेंज होता जा रहा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखें, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू कम मिल जाएगी। तो एक ये चीज है इसके अंदर। इसके करेस्पॉन्डिंग एक और हमारे पास ग्राफ बनता है, वो भी पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान में ही बनता है। और वो हमारे पास क्या बनता है, ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस, और वो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बन जाता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन मिलेगी तो टेंजेंट बनाने की नीड नहीं है ना। तब तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इसमें परपेंडिकुलर अगेन डेल्टा वी, और जो हॉरिजॉन्टल है वो अगेन डेल्टा टी है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो आप कहेंगे स्लोप टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगेन अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल देखूंगा तो फिर भी देखें ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि अगेन आपको क्या मिलेगा, इसका नेगेटिव स्लोप मिलेगा। तो नेगेटिव स्लोप, किसका नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का नेगेटिव स्लोप है वो किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही शो करता है। लेकिन अब यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म। तो अगर आपको कर्व मिले तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। ये
एमसीक्यू से याद रखिएगा। पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में अगर आपको कर्व मिले, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म के बराबर हो जाएगी। तो ये बड़ा फंडामेंटल सा रिलेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आके यूज कर देते हैं। वैसे आगे चल के भी मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस में कि पोटेंशियल की एक और इक्वेशन होती है, वो ये होती है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पर पोटेंशियल और आर का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, जो मुझे आपने पहले ग्राफ में बताया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक और रिलेशन जो अभी आपने पढ़ा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, वो होती है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। अगर मुझे वी का आंसर चाहिए तो डी डिवाइड कर रहा है, सर मल्टीप्लाई करेगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब डेल्टा वी और डी के दरमियान में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जो नीचे वाला ग्राफ है। समझ आ गई, ये इनवर्स है, ये डायरेक्ट है। फर्क ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। फर्क इसमें सिर्फ ये है। तो ये मैं आगे चल के वैसे भी पढ़ाता, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज आप ना हो जाए तो मैंने बता दिया यहीं पर ही आप। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, इस चीज को आके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अब एक और एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं जो ज्यादातर आता है, वो ये होता है सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल के लिए, कि आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को सस्पेंड किया जाए, तो वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, यानी कोई भी चार्ज बन सकती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। आप अल्फा पार्टिकल ले लें, अब बीटा पार्टिकल ले लें, ठीक है, तो कोई इशू नहीं इस केस में। तो यहाँ पर मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ आपके सामने कि मेरे पास एक सस्पेंडेड इलेक्ट्रिक, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या करना है, एक सस्पेंडेड चार्ज को रख देना है, ठीक है। नीचे की तरफ आ रही है तो इसका क्या मतलब है, ऊपर कौन सी है, पॉजिटिव है। और चलें मैं इसको थोड़ा सा कर ला देता हूँ, ये रहा। अच्छा, तो ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, और नीचे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, करेक्ट वन। अच्छा, अब हमें कहा गया कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी एक चार्ज है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ धकाला जाएगा, नीचे की तरफ। लेकिन उसको जो हमें फोर्स अप्लाई करना है वो ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, अगेन 180 एंगल बनेगी, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये जिस हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ आएगा वो किसकी तरफ आए, वो क्यों आएगा, वो आएगा अपने वेट की वजह से, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो क्यों जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है आपके पास, सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल है, सस्पेंडेड की बात कर रहे हैं, लटका हुआ है, ठीक है। तो सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तब बनेगा जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन होती है Q इंटू ई, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन क्या है, m इंटू जी, दैट इज वेट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। ये रही इक्वेशन। अब याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, यानी कि जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा बनने वाली। कैसे देखें, अगर हम बात कर लें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का हमें मास कितना मिलेगा, 9.31 इंटू 10 पावर -31। चलिए फाइंड कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 9.31 इंटू 10 पावर -31। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10, इस फार्मूले के हिसाब से। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 6 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स। इसी तरीके के साथ अगर आपके पास एक प्रोटॉन हो, फिर प्रोटॉन के लिए ये शेप नहीं बनेगी जो मैंने अभी आपको बताई, ये वाले, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उलट हो जाएगी। लेकिन खैर हमें तो सिर्फ प्रोटॉन के लिए फाइंड करनी है। तो उसका मास कितना होता है, उसका मास होता है 1.6 इंटू 10 पावर -27 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 है, और चार्ज कितनी होती है, अगेन सेम 1.6 इंटू 10 पावर -19। 1.6 1.6 में खत्म हो जाएगा। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो वी गॉट 10 पावर -7 न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स। तो अब यहाँ से देख लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अगर अल्फा पार्टिकल लेंगे तो अल्फा पार्टिकल और ज्यादा हैवी होने वाला है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा, तो उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा बनेगी। तो ये याद रखिएगा, ये केसेस आते हैं सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल के लिए। इज इट क्लियर?
चलें भाई आगे की तरफ हम चलते हैं, और आगे की तरफ हमारे पास लास्ट पोर्शन है आज के लेक्चर का, और वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। गासेस लॉ आपके कोर्स वर्क में नहीं है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है दर हकीकत वहां से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ की तरफ हम मूव करते हैं कि गासेस लॉ की जो है वो एप्लीकेशन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले गासेस लॉ अगर आप मुझे बताना चाहें तो हमें क्या बताएंगे कि गासेस लॉ क्या है। एप्लीकेशंस, जी मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गासेस लॉ क्या है, तो जल्दी से आप मुझे इसकी स्टेटमेंट बता दें कि व्हाट इज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग के गासेस लॉ हम किसे कहते हैं। हाँ सही है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। कि भाई गासेस लॉ हमें बताता है कि जो फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में होती है ना, वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज होती है। अब फ्लक्स क्या है भाई, कितना जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस किसी एरिया से बाहर की तरफ निकल रही हैं, वो फ्लक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, वो है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी फंडामेंटल एप्लीकेशन है गासेस लॉ में, वो पहली एप्लीकेशन हमें बताई गई कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपने क्या फाइंड करनी है, फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड फील्ड इंटेंसिटी, मैं इसको सही तरीके से लिख लूं, फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हालो चार्ज्ड स्फीयर, इनसाइड हालो चार्ज्ड स्फीयर। वैसे हालो जो है ना वो, उसमें और सॉलिड में थोड़ा सा फर्क है, हालो चार्ज स्फीयर, तो वो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी। लेकिन खैर बात करते हैं अपने टॉपिक की, फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हालो चार्ज स्फीयर। इसमें हमें बताया गया कि अगर आपके पास कोई भी एक हालो स्फीयर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ हालो स्फीयर, जिसके आउटसाइड सरफेस पर क्या है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हालो स्फीयर के सरफेस पर क्या है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। करेक्ट, उसकी फील्ड की इंटेंसिटी वैल्यू क्या है, जीरो। के अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखिए अगर चार्ज नहीं है, क्यू की वैल्यू जीरो है, तो क्यू जो फाई है वो भी हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और अगर आपको फ्लक्स जीरो मिल जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या मिलेगी, आपको जीरो ही मिलेगी। वो जीरो क्यों मिलेगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो फ्लक्स होती है ना, वो बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब अगर फ्लक्स जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, जीरो के बराबर। तो इनसाइड द हालो स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, फिर जीरो के बराबर। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो के बराबर। ठीक है, अब इसके मुतालिक बड़ी एक और मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की बात करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है वो कहाँ पर होती है, वो आउटसाइड ही होती है। वो कहाँ पर होती है, आउटसाइड द सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको मैक्सिमम का सवाल पूछे ना, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो कहाँ पर होती है, वो होती है सरफेस पर, एट द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होती है, सरफेस पर होती है, जो सरफेस के नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद वो क्या करती है, डिक्रीजिंग विथ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करती है, क्योंकि हमें पता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस के साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, पहली एप्लीकेशन का। फिर हम बात करते हैं गासेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन की, और गासेस लॉ की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो भी बड़ी फंडामेंटल है। वो कहती है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, अगर आपके पास क्या है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट जैसे जमीन है, तो जमीन आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, जिस पर मैंने क्या कर दी है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। और अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, लेकिन कैसे, वो हमें बताया गया कि आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पॉइंट पी है, कोई भी पॉइंट है, मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करके देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गाशियन सरफेस बनाते हैं, फिर हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हम सिलेंडर टाइप गाशियन सरफेस बना देते हैं। ठीक है, सिलेंडर टाइप एक गाशियन सरफेस होता है जो दोनों साइड से हो जाता है हमारे पास ऐसे।
ठीक है। अब अगर हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए तो वो हमें बताएगी, वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने ऊपर सिंबल लिखी है सिग्मा जिसे हम कहते हैं, ये चार्ज डेंसिटी कहलाता है। और ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो इसका अगर यूनिट पढ़ें तो ये होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इस केस में वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर आपके पास जो है वो एक चार्ज शीट की बात करें, ठीक है ना, इनफाइनाइट चार्ज शीट की, या दो अपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स की बात करें, तब भी सेम ही आने वाला है। याद रखिएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। मैं चार्ज को यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रख, पॉइंट को यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर कहीं पर भी रखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो डिपेंड करती है एक चार्ज डेंसिटी पर, एक एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है। फिर अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ये सिर्फ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे जो अरेंजमेंट है वो हमें क्या मिलेंगी, सेम ही मिलेंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद इसकी थर्ड एंड लास्ट वन जो एप्लीकेशन है वो हमें ये कहती है कि अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स हो, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स, अपोजिट चार्ज प्लेट्स, ये कैपेसिटर में हम ज्यादातर यूज करते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स। अगर आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट्स हो जाए तो उनके जो है वो बीच में हम किसी भी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करवाना चाहें, इक्वल एंड अपोजिट यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगी, फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, इनके बीच में एक पॉइंट पी होगी, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। तो अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फर्क बड़ा सिंपल है, इसकी भी जो है वो ऊपर की तरफ इक्वेशन बनेगी चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी बनेगी चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आखिरी पॉइंट डिस्कस करूंगा वो होगा इन दो एप्लीकेशंस का आपस में रिलेशन, ये जो दूसरी और तीसरी है। वो रिलेशन बड़ा सिंपल सा है, देखें। वो रिलेशन ये कहता है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी ऊपर वाली ये वाली, अगर आपने इसको, चले इसको प्राइम कह देते हैं और इसको हम ई खाली कहेंगे। तो जब ई प्राइम कहूं तो आप समझ जाइएगा मैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, खाली ई लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि दो पॉजिटिव, दो अपोजिट और इक्वल चार्ज प्लेट्स की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आपको वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वैल्यू चाहिए यानी कि ई प्राइम, ठीक है, तो फर्क ये होगा कि ये जो चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है ये नीचे भी मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ई रख देना है, तो 1/2 इंटू ई, ये है दोनों का रिलेशन। इनफाइनाइट शीट चार्ज की जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो 1/2 होती है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स। या अगर आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए यानी ई की, तो 2 डिवाइड कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो E इज इक्वल टू 2E प्राइम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये है दोनों का आपस में रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसी के साथ ही हमारा आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। जो है नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन एक कैपेसिटर होगा। तो आई होप कि वो दो लेक्चर्स ही हो उसमें कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।